हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम बेहतर तरीके से चल रही होगी। भाई हमारी तबीयत तो ठीक नहीं है, हमारा हाल चाल क्योंकि आपको पहले भी बता चुके हैं तबीयत काफ़ी ख़राब है। दवा खा खा करके काम चल रहा है क्योंकि बच्चों इस टाइम पे क्लास मिस करना कहीं ना कहीं आपकी तैयारी को और भी बिगाड़ सकता है। इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि इस टाइम कोई क्लास मिस हो। भले ही दवा खा करके पढ़ाना पड़े, पढ़ाएंगे, इतना याद रखना बच्चों। हाँ, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है भाई, तब तो अभी भी डॉक्टर ने मना ही किया है, बोला भाई, बोले हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना। लेकिन हम दवा खा करके आ गए क्योंकि मन ही नहीं लग रहा है, करें क्या। बेड पर पड़े पड़े तो और भी ज़्यादा लग रहा है बीमार हो रहे हैं। सोचा क्यों ना भाई आपके सामने आ जाएं। चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के सेकेंड पार्ट चैप्टर नंबर 9 से लेकर 14 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 नंबर वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमने इसके पहले के वीडियो में चैप्टर 1 से लेकर के 8 तक के, यानी पहले से 8वें चैप्टर के बीच मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 नंबर वाले क्वेश्चन को देखा था और आज हम 9वें से लेकर 14वें तक के क्वेश्चन को देखेंगे। सारे क्वेश्चन 3 नंबर वाले, और आपको पहले भी बता चुके हैं भाई कि जो 3 नंबर वाला क्वेश्चन है ना वो सबसे ज्यादा पूछा जाएगा। 10 क्वेश्चन 3 नंबर वाले ही पूछे जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं बच्चों बिना किसी देरी के। आपका पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं और परावर्तन के नियम। देखिए, लगेगा कि आपको क्वेश्चन सिंपल है और वैसे भी भाई सिंपल ही है, ठीक है, सिंपल ही है, ऐसी बात नहीं, क्योंकि आपने ऑलरेडी हाई स्कूल में पढ़ रखा, ठीक है। तो ये परावर्तन हटा दिया गया था, फिर से बच्चों ऐड कर दिया गया है। तो परावर्तन क्या है और परावर्तन के नियम, ये अगर पूछेगा तो 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। देखिए, परावर्तन, पर धन आवर्तन, पर यानी प्रकाश का, आवर्तन मतलब लौटना। तो चीजों को हम ऐसे समझेंगे। देखिए, मान लेते हैं बच्चों कोई सरफेस है, यहां से एक हमने सरफेस ले लिया, ठीक है। ये कोई चिकना तल ले लिया जिसके एक भाग पर कलई की गई है और दूसरा भाग चिकना है, ठीक है ना। जैसे इस वाले भाग को क्या है, चिकना रखा गया है, इधर वाला, ठीक है, ये चिकना तल है, ठीक। तो देखिए, अब प्रकाश का परावर्तन होता क्या है कि जब प्रकाश, ठीक है, परिभाषा भी बाद में देख लेना, पहले सुनिएगा कि जब प्रकाश किसी चिकने सतह पर टकराता है, ठीक है। तो भाई ये चिकना सतह है, जब प्रकाश किसी चिकने सतह पर टकराता है तो टकराने के बाद उसका अधिकांश भाग उसी दिशा में वापस लौट जाता है, ठीक है। क्या होता है, उसी दिशा में वापस लौट जाता है, ठीक। इसी घटना को क्या कहते हैं बच्चों, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दिस इंसिडेंट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। तो मतलब इस घटना को क्या बोलेंगे बबुआ, जैसे ये प्रकाश इस पे टकरा रहा है तो भैया ये इस तरह से लौट जाए। अगर बच्चों यहां पे भैया हम इस तरह से एक लंब खींच दें, ठीक, जहां से ये टकरा, तो इसको बोलते हैं क्या चीज, अभिलंब। क्या बोलते हैं, अभिलंब। अब यहां से कुछ चीजें ध्यान देने वाली हैं, ठीक। जैसे ये आपतित किरण, भाई ये क्या, कौन सी किरण है, तो इसको कहेंगे आपतित किरण। कौन सी किरण, तो ये हो जाएगी आपतित किरण, या इसी को आपाती किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपाती किरण, ठीक। अब उसके बाद भैया जो टकरा के लौट गई है इसको परावर्तित किरण। क्या कहेंगे बच्चों, परावर्तित किरण कहेंगे, ठीक है। अब उसके बाद ये जो खींचा गया है इस पे लंब, इसको बोलते हैं अभिलंब। क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे, ठीक है, अभिलंब। अब देखिएगा भैया, ये जो आपतित किरण है और अभिलंब के बीच का जो बना कोण है इसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या कहेंगे, आपतन कोण कहेंगे, और इसको आई से दर्शाते हैं,
इससे आई से। और उसके बाद परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा बच्चों, ये वाला जो कोण होगा भैया, ये कोण क्या कहलाएगा, तो इसको बोलेंगे परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। और उसके बाद इसको आर से, स्मॉल आर से दर्शाएंगे। तो इतनी चीजें समझ में आ गई भैया। और जिस बिंदु पर मिले हैं बच्चों, उस बिंदु को अपन क्या कहते हैं भैया, इस बिंदु को नाम दे देते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं, आपतन। तो प्रकाश का परावर्तन समझ में आ गया कि जब भाई प्रकाश किसी चिकने तल पर गिरता है या टकराता है, भाई ये चिकना तल है, सरफेस चिकना है, चिकने तल पर गिरता है, तो इसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में, भैया ये घर भाई माध्यम अलग है, तो ये टकराया उसी माध्यम में लौट गया, तो उससे अधिकांश भाग उसी माध्यम में क्या होता है, वापस लौट जाता है। इस घटना को ही बच्चों प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश का परावर्तन तो हो गया, लेकिन इसमें उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट परावर्तन के नियम है। क्या है, परावर्तन के नियम। तो चलिए भाई फिगर हमने समझ लिया, तो समझो परावर्तन का नियम फिनिश हो गया। तो अब देखेंगे परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, ठीक। अब परावर्तन के नियम को समझेंगे। तो भैया प्रकाश के परावर्तन संबंधी दो नियम है। परावर्तन संबंधी दो नियम है। कितने नियम, दो नियम। पहला नियम समझिएगा ध्यान से कि ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये वाला अभिलंब, तीनों देखिए एक ही जगह पर आकर के मिल रहे हैं। या यूं कह लें कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो हम चाहे जैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे भैया, क्या लिखेंगे बच्चों, कि आपतित किरण, आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये आपका पहला नियम हो जाएगा परावर्तन का। अब उसके बाद बच्चों दूसरा नियम देखते हैं भैया। दूसरा नियम यह है बच्चों कि जो आपतन कोण है वो सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा। मतलब किसी सरफेस पर, किसी चिकने तल पर अगर कोई प्रकाश की किरण 60 अंश का कोण बनाते हुए गिरती है, तो भैया 60 अंश का कोण बनाते हुए ही वो बाहर निकलेगी। तो हम यूं कह सकते हैं बच्चों कि आपतन कोण, आपतन कोण सदैव परावर्तन, सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। अर्थात हम यूं कह सकते हैं कि कोण जो आई है वो बराबर कोण आर के होता है। यानी आपतन कोण सदैव किसके बराबर होगा बबुआ, तो वो हो जाएगा परावर्तन कोण के। आई बात समझ में बच्चों। तो ये आपका हो जाएगा प्रकाश का परावर्तन तथा परावर्तन के नियम। तो सिंपल सा टॉपिक है, बहुत डिफिकल्ट है नहीं बच्चों। बस अब आपका भैया जो समय चल रहा है, ये चीज़ें रटने की नहीं, मतलब इस टाइम में रटना नहीं है, केवल चीज़ों को समझना है। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया, जुखाम ने तो समझ लो बर्बाद करके रख दिया।
चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है भैया, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, अपवर्तन के नियम। तो सेम आपका प्रकाश का जो परावर्तन है, मतलब सेम उसी के कॉन्सेप्ट पर अपवर्तन भी आपका होता है। अंतर इतना है बच्चों कि परावर्तन जो होगा वो किसी चिकने सरफेस पर होता है, बोले तो दर्पण में होता है, लेकिन जो अपवर्तन होता है वो लेंस में होता है। किसमें? लेंस में होता है, यानी यूं कह लें कि एक पारदर्शी माध्यम में होता है, जैसे कांच हो गया, ठीक है ना। चलिए तो हम अपवर्तन को समझते हैं। तो भाई प्रकाश का अपवर्तन क्या है और अपवर्तन के नियम को समझना है। तो चलिए इसको भी बच्चों हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, भैया रटने की जरूरत है नहीं, ठीक। चलिए अब की बार हम कोई क्या ले लेते हैं, पारदर्शी माध्यम। ये क्या है, अब की बार ये एक पारदर्शी माध्यम है, पारदर्शी भाग या माध्यम लिखेंगे, पारदर्शी माध्यम, कोई कांच है, ठीक है। तो देखिए इस पे क्या है कि अब की बार हमने बताया ना कि अपवर्तन किस में होता है, तो ये पारदर्शी माध्यम में होता है, किसी पारदर्शी भाग में होता है, ठीक। अब यहां से पर मतलब अपवर्तन की परिभाषा क्या होती है कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता, मान लेते हैं बच्चों कि जैसे इस तरफ क्या है भैया, जैसे इस तरफ मान लेते हैं कि आपका जैसे क्या कहते हैं कि वायु है, और इस तरफ मान लेते हैं कांच है, क्या है, इस तरफ हमने कांच ले लिया। अब की बार क्या होगा कि जब प्रकाश किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है, तो ये अपने रास्ते से थोड़ा भटक जाता है, यानी अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा। इस घटना को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो जैसे भैया अब की बार जैसे ये प्रकाश की किरण हमने क्या किया कि इस पर कोई भाई प्रकाश की किरण इस तरह से आपतित हो रही है, ठीक। अब यहां पर इसको ऐसे जाना चाहिए, तो इसका मार्ग हम थोड़ा इस तरह से ऐसे झुका देते हैं, ठीक। जबकि इसको अगर देखें डैश डैश करके इस तरह से सीधा जाना चाहिए था, तो इसका मार्ग देखिए हल्का झुका हुआ, बेंड हुआ है, मुड़ा हुआ है, झुका हुआ है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें तो इस पर बच्चों आप डैश डैश करके इस पर एक, जहां पर ये भी टकराने के बाद प्रवेश कर रहा है, इस पर एक डैश डैश करके एक अभिलंब हम खींच देते हैं, ठीक है। एक मिनट थोड़ा इसको, थोड़ा छोटे साइड में लिख देते हैं। ये क्या है भैया, हमने बताया ना, एक पारदर्शी माध्यम, कोई पारदर्शी माध्यम है। तो अब की बार हमने क्या बताया कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करेगा, तो अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाता है। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन का मतलब होता है भैया अब की बार मतलब किसी माध्यम में, मतलब अपवर्तन का मतलब अपने रास्ते से थोड़ा भटक जाना, ठीक है ना। तो यहां से अब सेम इसमें भी होगा। अब जो किरण आती है बच्चों, इसको क्या कहते हैं, आपतित किरण। कौन सा किरण, आपतित। और उसके बाद जो किरण ये वही टकरा के निकल रही है, अपवर्तित किरण। इस पे जो डाला गया लंब है इसको बोलेंगे अभिलंब, क्या कहेंगे, अभिलंब, ठीक है। अब उसके बाद जो आपतित किरण है और अभिलंब के बीच जो कोण बन जाएगा भैया, इसको बोलेंगे क्या चीज, इधर लिख दे रहे हैं, इसको कह देंगे क्या चीज, आपतन कोण, आपतन कोण। तो ये तो भैया आपका आई ही होगा।
अब उसके बाद जो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा इसको बोलेंगे अपवर्तन कोण। ठीक है, अब की बार अपवर्तन हो रहा है तो ये हो जाएगा, इधर लिख दे रहे हैं अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। अब जिस बिंदु पर भैया मिल रहे हैं वो तो आपका आपतन बिंदु है ही, ठीक, ये तो आपका आपतन बिंदु कहलाएगा ही। ठीक, देखिए, तो अब तो वही परिभाषा आपके समझ में आ गई होगी बढ़िया से, कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाता है। इस घटना को ही प्रकाश का क्या कहते हैं बच्चों? अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? अपवर्तन कहते हैं। ठीक, ये तो परिभाषा रहा। अब अपवर्तन के नियम को हम समझेंगे चुटकियों में, जिसके लिए ये पूरा डायग्राम बनाया है। तो अब लिखेंगे भैया अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम हम समझेंगे। ठीक है, देखिए, अपवर्तन के नियम में पहला तो बच्चों आपका सेम उसी तरीके का होगा, पहला जैसे इसके पहले देखा है आपके परावर्तन में, सेम ऐसा। ठीक, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते, क्योंकि वहां पर परावर्तित किरण था, यहां अपवर्तित किरण है। ठीक तो पहले में लिखेंगे आपतित किरण, कॉमा अपवर्तित किरण, तथा अभिलंब, तथा क्या चीज भैया? अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, तीनों एक ही तल में होते हैं भैया, ये हो जाएगा आपका पहला नियम। अपवर्तन का जो दूसरा नियम है ना, वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक, दूसरा नियम ये होता है कि किसी एक निश्चित आवृत्ति के मतलब निश्चित तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन आर का अनुपात कांस्टेंट होता है। तो दूसरा नियम होता होगा एक एक निश्चित तरंगदैर्घ्य के लिए, तरंग दैर्ध्य के, ऐसे लिखेंगे, प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात का अनुपात नियत होता है, नियत होता है। अर्थात हम यूं कह लें बच्चों कि जो साइन आई होता है अपान साइन आर होता है वो बराबर एन के हो। ठीक है, यही हो जाता है भैया आपका दूसरा नियम। ठीक, और यहां पर हम लिख दे रहे हैं बच्चों स्टार बना के, इसे स्नेल का नियम कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। बहुत बार पूछा गया है। ठीक, यानी जो अपवर्तन का दूसरा नियम है इसी को स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक, याद रखना। तो ये जो दूसरा वाला नियम है स्नेल का नियम भी कहलाता है। चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हो गया, चलिए आगे देखते हैं भैया। देखिए,
अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, इसके लिए आवश्यक शर्तें। ये तो बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के नजरिए से, लगातार पूछा जाता है किसी न किसी सेट में, हर साल इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिखाई ही पड़ेगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं और इसके लिए आवश्यक शर्तें आपको बताना है। ठीक है, क्या है इसके लिए आवश्यक शर्तें देखना है। देखिए, एक क्रांतिक कोण हमने बताया था और उसी से है आपका क्रांतिक कोण क्या होता है कि सघन माध्यम में बना वाह्यापतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए तो उस कोण को ही क्रिटिकल एंगल यानी क्रांतिक कोण कहते हैं। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है कि सघन माध्यम में बने आपतन कोण का मान अगर क्रांतिक कोण के मान से बड़ा कर दिया। जैसे भाई हम अगर जैसे यहां पर समझिएगा, मान लेते हैं कि इसका मान इतना है तो भैया ये इतना ऐसे विचलित हो रहा है। ठीक है, उसके बाद भैया इसका मान और थोड़ा बढ़ाएंगे तो ये ऐसे विचलित हो रहा है। अगर इसका मान थोड़ा हम और बढ़ाएंगे तो ये अब की बार भाई ऐसे हो जाएगा। इसका मान थोड़ा और बढ़ा देते हैं तो ये इस तरह से लौट जाएगा। ठीक है, तो हम अगर आपतन कोण का मान बढ़ाते चले जाएंगे तो इसका मान भी बड़ा होता चला जाएगा। और एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि प्रकाश भाई, जैसे हमने बताया ना ये ऐसे जा रहा है, एक स्थिति ऐसे आ जाएगी कि प्रकाश दूसरे माध्यम में जाने के बजाय उसी माध्यम में ये वापस लौट जाएगा। तो यही घटना क्या कहलाएगी, यही घटना कहलाती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब तो समझ में आ गया होगा। परिभाषा लिखेंगे कि यदि सघन माध्यम में, मान लेते हैं ये कौन सा माध्यम है, सघन। अब सघन है, ये विरल है। सघन का मतलब समझ रहे होंगे, सघन में आप चाहे कांच ले लीजिए, चाहे तो आप भैया सघन में जल ले लीजिए। ठीक, विरल माध्यम में वायु। और वैसे भी पता है कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है तो ये जो किरण है अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हटती। ठीक है, और जब विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की तरफ झुकती। ये भी याद रखना होगा। तो वही चीज है कि यदि सघन माध्यम में बने आपतन कोण का मान, ये आपतन जो कोण है, ठीक यानी आई है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से, जो क्रांतिक कोण सी होता है उसके मान से, ठीक, आपतन कोण का जो मान है वो बढ़ा दिया जाए। ठीक है, बढ़ा दिया जाए तो प्रकाश दूसरे माध्यम में जाने के बजाय, देख रहे हैं ना भाई, यहां तो देखिए जितना बढ़ाते चले जाए हैं तो उतना ही ज्यादा ये किरण अभिलंब से दूर हट रही है। तो ऐसे केसेस में प्रकाश दूसरे माध्यम में जाने के बजाय उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा, जैसा कि इस वाले फिगर में दिख रहा है। ठीक है, तो इसी घटना को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए भैया, अब इसको हम थोड़ा सही से समझेंगे। ठीक है, मतलब इसकी शर्तों को, ये तो हमने फिगर में आपको बता ही दिया। ठीक, तो यहां पर अब हम देखेंगे शर्तें, क्योंकि इसकी शर्तें देखना है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें। अब देखिए भैया, इसके लिए आवश्यक शर्तें कौन कौन सी है बच्चों। पहला ये है, अभी देखिए जैसे फिर से बनाना पड़ सकता है भाई, चलिए बना ही देते हैं। अभी हमने बताया कि यहां पर भाई ये एक ही केस में समझ लेते हैं बस। ठीक है, एक ही केस में समझ लेते हैं। जैसे अभी हमने बताया कि ये भाई प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है इसमें, ठीक, केवल समझना है। तो हमने बताया ना कि ये सघन माध्यम है और ये विरल है। तो पहला भाई पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त में पहली शर्त यह है कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो। पहली शर्त क्या है कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो, पहली शर्त। तब जाकर के टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोले तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा।
दूसरी चीज, जो आपतन कोण है, यानी ये जो आई है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से बड़ा हो, दूसरा चीज। ठीक, दूसरा ये है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो, क्रांतिक कोण के मान से क्या है, बड़ा हो। ये दो कंडीशंस को अगर भैया फॉलो करता है तब जाकर के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी बच्चों, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा इसकी आवश्यक शर्तें। चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया? चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, वर्ण विक्षेपण का कारण बताइए। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है और आया हुआ क्वेश्चन है 23 में 24 में, पेपर आप उठाओगे तो आपको दिखाई पड़ जाएगा। ठीक है, तो देखिए वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, वर्ण विक्षेपण का कारण आपको बताना है। ठीक, ये सारी चीजें हमने बताया ना कि आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, तो दिक्कत तो नहीं। ठीक, वर्ण विक्षेपण, वर्ण मतलब कलर का, रंगों का, विक्षेपण का मतलब इसका फैलाव या फिर छितराना जिसको। ठीक है ना, तो देखिए क्या होता है कि जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो 7 रंगों की एक पट्टी बन जाती है, या यूं कह लें कि जो श्वेत प्रकाश होगा अपने अवयवी घटकों में या अवयवी रंगों में वियोजित हो जाता है, और ये घटना ही कहलाती है वर्ण विक्षेपण। चलिए समझते हैं। जिससे भैया हमने कोई एक प्रिज्म बना लिया, एक हमने ले लिया प्रिज्म। ठीक है, एक प्रिज्म बना लिया। अब उसके बाद इस पर, जैसे हमने बताया ना कि भैया इस पर क्या है कि हम एक सनलाइट, श्वेत का मतलब श्वेत प्रकाश, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कोई सोर्स है लाइट का, श्वेत प्रकाश है। जब ये सूर्य की भाई मतलब मान लेते हैं सूर्य का ही प्रकाश है, प्रिज्म पर ये पड़ रहा है। ठीक, तो प्रिज्म पर पड़ने के बाद ये अपने अवयवी रंगों में ये वियोजित हो जाएगा इस तरह से। इस तरह से देखिए यहां पे होता क्या है कि भैया एक पट्टी बन जाती है, जिसमें अगर हम बात कर ले सबसे नीचे क्या होती है, वैलेट, ठीक, बैगनी, फिर उसके बाद इंडिगो, जामुनी, ठीक, क्या होता है जामुनी, ये आपका ये हो जाएगा, आई हो जाएगा, फिर ठीक है ब्लू हो जाएगा नीला, फिर उसके बाद फिर जी हो जाएगा ग्रीन हरा, फिर उसके बाद वाई येलो हो जाएगा, फिर उसके बाद ओ हो जाएगा, ठीक, ऑरेंज मतलब नारंगी, उसके बाद ये हो जाएगा लाल। तो ये एक मतलब 7 रंगों की एक पट्टी बन जा रही है। अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 रंगों की एक पट्टी बन रही है। ठीक है ना, अगर हम देखें भैया तो इस साइड में 7 रंगों की एक पट्टी बन रही है, जिसमें अगर हम बात कर लें तो रंगों का जो क्रम है वो क्या है, विबग्योर। ठीक, बहुविकल्पी बड़ा पूछता है इसमें, याद रखना इसको बहुविकल्पी प्रश्न में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि भाई वर्ण विक्षेपण में रंगों का सही क्रम क्या होता है, विबग्योर, या हिंदी में बैजनी हपी नाला करके आता है। ठीक, वी का मतलब हमने बताया ना वायलेट, मतलब यहाँ पे बैगनी हो जाएगा, आई इंडिगो यानी जामुनी, फिर उसके बाद बी ब्लू मतलब नीला, फिर जी है ग्रीन हरा, और वाई है येलो पीला,
और ओ है ऑरेंज नारंगी रेड लाल। ठीक है, तो ये 7 रंगों की एक पट्टी बन रही है, ठीक, किससे? प्रिज्म से। तो वही चीज है कि भैया जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो अपवर्तन के बाद जो श्वेत प्रकाश है अपने अवयवी रंगों में विभाजित हो जाता है, अर्थात यूं कह लें 7 रंगों की एक पट्टी बन जाती है। इस घटना को ही वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब भैया उसके बाद एक चीज ध्यान देना, बड़ा ही पूछता है, हमने बताया ना वर्ण विक्षेपण का कारण, ठीक है, तो वर्ण विक्षेपण का कारण क्या होता है? तो वर्ण विक्षेपण का कारण भी जान लेते हैं। देखिए वर्ण विक्षेपण का कारण यानी रंगों का भाई जो मतलब फैलना वो अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। सीधी सी बात, प्रकाश का मतलब पदार्थ का अपवर्तनांक यही कारण है। लिख सकते हैं कि प्रिज्म के पदार्थ का जो अपवर्तनांक होता है वो भिन्न भिन्न रंगों के लिए भिन्न भिन्न होता है, ठीक, जिससे हर एक कांच का अपवर्तनांक उतना ही नहीं होता है। या यूं कह लें कि जितने पारदर्शी माध्यम है सबका अपवर्तनांक एक नहीं होता है। भाई कांच का अलग होगा, वायु का अलग होगा, जल का अलग हो गया, ठीक है, तो सबका अपवर्तनांक अलग अलग होता है। तो वही चीज है ना कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंगों के लिए भिन्न भिन्न होता है, इसी कारण वर्ण विक्षेपण की घटना होती है। तो आई बात समझ में कि प्रकाश का मतलब वर्ण विक्षेपण क्या है और वर्ण विक्षेपण का कारण। चलिए बच्चों जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब तो खांसी भी बढ़ रही है। हो गया भैया, स्क्रीनशॉट हो गया। लंबी वीडियो में यही तो होता है, तबीयत तेजी से खराब हो रही हमारी भी। अब देखिए भैया अगला क्वेश्चन है कि तरंगाग्र किसे कहते हैं? तरंगाग्र क्या है? और प्रकाश स्रोत की आकृति के आधार पर इसे कितने भागों में डिवाइड किया गया है या वर्गीकृत किया गया है? ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के नजरिए से बच्चों, ठीक है। 3 नंबर में इसको कई बार पूछा गया है। अभी 1 साल पहले ही ये क्वेश्चन आया था, 2024 में नहीं आया है किसी सेट में, तो 25 में संभावना और भी ज्यादा हो जाती। तरंगाग्र क्या होता है? तरंग यानी तरंगों के, आग्र यानी आगे का हिस्सा। देखिए जब भी किसी स्रोत से, मतलब जैसे मान लेते हैं ये कोई सोर्स है, ठीक है, टार्च ही है, तो भैया जैसे ही यहां से ये सोर्स मतलब लाइट निकलती है, ठीक, एकदम सिंपल वाली परिभाषा बताएंगे इसकी। वैसे देखेंगे बुक में तो 3 से 4 लाइन 5 लाइन में परिभाषा है, बट हम 1 लाइन वाली बताएंगे। देखिए जब क्या होता है कि किसी भी मतलब प्रकाश सोर्स या प्रकाश स्रोत कह ले से ये तरंगे निकलती हैं, तो भैया ये जब तरंगे आगे की तरफ बढ़ती हैं बच्चों, तो इनकी ज्यामितीय आकृति क्या है? वो बदल जाती है, एक जैसे नहीं होती है, ठीक है। जैसे इस तरह जाएंगे तो देखेंगे तो भैया ये ऐसे फैलते हुए मतलब आगे ये जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा मतलब इसका पूरा शेप ही चेंज हो जाएगा, ठीक। तो यही चीज होता है कि तरंगों के आगे की ज्यामितीय आकृति को, ये तरंगों के भैया आगे की जो ज्यामितीय स्ट्रक्चर है, ज्यामितीय आकृति है, इसी को कहते हैं तरंगाग्र। नाम में ही देखिए रखा है तरंग आग्र, तरंग के आगे का जो संरचना होती है, तरंग के आगे की स्ट्रक्चर, तो ये तरंगाग्र कहलाता है, ठीक है ना। तो भैया परिभाषा समझ में आ गया। अब देखिए बच्चों सबसे जरूरी है तरंगाग्र के प्रकार। तरंगाग्र कितने प्रकार का होता है? देखिए अगर तरंगाग्र अकेले पूछ लेगा 1 नंबर में पूछेगा, लेकिन तरंगाग्र के प्रकार पूछा तो 3 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। तरंगाग्र भैया 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला है बच्चों कौन सा तरंगाग्र? तो गोलीय तरंगाग्र। कौन सा? गोलीय तरंगाग्र। अब गोलीय तरंगाग्र होता क्या है? देखिए गोलीय तरंगाग्र वो होता है जिसमें प्रकाश स्रोत एक बिंदु पथ के रूप में यानी यूं कह लें गोलीय हो, तो वहां से जो तरंगे निकलती हैं वो क्या है? एक गोलीय स्ट्रक्चर बनाएंगी, ठीक। तो लिखेंगे यदि प्रकाश स्रोत गोलाकार हो, हमें बताया ना कि प्रकाश स्रोत अब की बार बिंदु के रूप में हो, एक गोलाकार, ठीक है, तो उससे निकलने वाले तरंगों की जो ज्यामितीय आकृति होगी वो भी गोलाकार होती है।
ठीक, इसे ही गोलीय तरंगाग्र कहते हैं। जैसे बच्चों अब की बार भैया जैसे यहां पर कोई बिंदु ले लेते हैं, एक मिनट थोड़ा हम अच्छे से समझ। ठीक, जैसे तो अब की बार भैया यहां पर कोई जैसे बिंदु के रूप में ये गोलाकार या बिंदु पथ क्या हो, प्रकाश स्रोत हो, तो यहां से बच्चों जो भी तरंगे निकलेंगी वो कैसे निकलेंगी, तो वो गोलाकार निकलती हैं। ठीक, इस तरह से। ठीक, तो ये कौन सा तरंगाग्र कहलाएगा, तो ये हो जाएगा भैया गोलीय तरंगाग्र। गोलीय तरंगाग्र। ठीक, इसमें मान लेते हैं कि कोई सोर्स एस है। ठीक, तो ये गोलीय तरंगाग्र हो जाएगा। सीधी सी बात कि जब प्रकाश स्रोत गोलीय हो, बस सीधी सी बात, तो उससे जो तरंगाग्र बनेगा वो गोलीय तरंगाग्र ही कहलाएगा। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला है बेलनाकार तरंगाग्र। कौन सा है भैया, बेलनाकार तरंगाग्र। एक बेलनाकार तरंगाग्र, यह नाम से ही जाहिर है बेलनाकार तरंगाग्र। अब की बार प्रकाश स्रोत जो हो वो एक बेलन के रूप में हो या स्लिट के रूप में, जैसे सिलेंडर होता है उसकी तरह से हो, तो इससे जो तरंगाग्र बनेगा बच्चों वो कौन सा बन जाएगा भैया, वो बेलनाकार हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि यदि प्रकाश स्रोत रेखीय या फिर स्लिट के रूप में हो या फिर बेलनाकार कह लें हो, तो इससे निकलने वाली तरंगों की जो ज्यामितीय आकृति होगी वो कैसी बन जाएगी, बेलनाकार। इसे ही भैया बेलनाकार, यहाँ बोलना लिखा है तो बेलनाकार तरंगाग्र कहते हैं। ठीक है, जैसे भैया हम बना लेते हैं, जैसे यहाँ पे समझिएगा कि मान लेते हैं कि अब की बार ये एक बेलन के रूप में स्ट्रक्चर हो ऐसे, इस तरह से। ठीक है, ऐसे। तो अब की बार अगर हम देखें तो यहां पे जैसे ये स्रोत ले लेते हैं, इससे जो अब तरंगाग्र बनेगा वो एक बेलन के रूप में बन जाएगा। ठीक, तो समझ में आ गया भैया, ये हम मान लेते हैं सोर्स है। तो अब की बार क्या, एक प्रकाश स्रोत एक स्लिट के रूप में है, ठीक, या यूं कह ले कि ये रेखीय हो, तो ऐसे केसेस में जो तरंगाग्र बनेगा वो कैसा तरंगाग्र, बेलनाकार तरंगाग्र। ठीक, तो ये कौन सा तरंगाग्र है बच्चों, तो ये है भैया बेलनाकार तरंगाग्र। बेलनाकार तरंगाग्र है। ठीक, चलिए अब उसके बाद आपका तीसरा तरंगाग्र कौन सा है, तो तीसरा है समतल तरंगाग्र, क्योंकि ज्यामिति के मतलब हम आकृति के आधार पर तरंगाग्र के प्रकार समझ रहे हैं। तो भैया आकृति के आधार पर तीसरा तरंगाग्र कौन सा होगा भैया, तो वो हो जाएगा समतल तरंगाग्र। अब देखिए समतल तरंगाग्र बनता कैसे है, जैसे ही प्रकाश स्रोत की दूरी बढ़ती चली जाएगी, मतलब प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकला और उसकी दूरी बढ़ती चली जाएगी, तो एक टाइम ऐसा आएगा तो वो जो प्रकाश यानी यूं कह लें कि जो प्रकाश की ज्यामितीय संरचना है वो समतल हो जाएगी, तो इससे ही बन जाता है समतल तरंगाग्र। लिखेंगे स्रोत से दूरी अधिक होने के साथ तरंगाग्र की त्रिज्या बढ़ जाती है या वक्रता घट जाती है, अभी हमने बताया ना। और तो ऐसी स्थिति में बनने वाले तरंगाग्र को समतल तरंगाग्र कहते हैं। अब जैसे समतल तरंगाग्र की बात कर ले भैया, जैसे हम बनाते हैं तरह से,
जैसे अब यहां से अगर देखें भैया, तो ये जो तरंगाग्र है, ये कौन सा तरंगाग्र है बच्चों? तो ये समतल तरंगाग्र। कैसा? एक भाई ये समतल इसकी स्ट्रक्चर है, तो ये समतल तरंगाग्र कहलाएगा। ठीक, तो ये कौन सा तरंगाग्र बन रहा है? समतल तरंगाग्र। कैसा तरंगाग्र भैया? तो समतल। ठीक, समझ में आ गया कि भैया तरंगाग्र आकृति के आधार पर कितने होते हैं? तो 3। पहला गोलीय तरंगाग्र, यदि भाई जो प्रकाश स्रोत है वो बिंदुपत हो यानी गोलीय हो, तो उससे जो तरंगाग्र बनेगा गोलीय तरंगाग्र। यदि प्रकाश स्रोत एक स्लिट हो, रेखीय हो, तो इससे बेलनाकार तरंगाग्र बन जाएगा। यह फिर हमने बताया कि भैया क्या है, प्रकाश स्रोत से दूरी अधिक होने के साथ तरंगाग्र की त्रिज्या जो है बढ़ जाती है, वक्रता घट जाएगी। तो इससे भाई एक समतल तरंगाग्र का निर्माण होता है, जिसे कहते हैं समतल तरंगाग्र। चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया? चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आपका व्यतिकरण। क्या है भैया? व्यतिकरण किसे कहते हैं और व्यतिकरण कितने प्रकार का होता है? ये क्वेश्चन भी आपका बोर्ड एग्जाम के नजरिए से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन भैया एकदम ठोस वाले होते हैं। ठीक, 3 नंबर में ये सब एकदम सॉलिड क्वेश्चन है, याद रखना। 1 नंबर में पूछेगा तो केवल और केवल डेफिनेशन। भाई 1 मिनट थोड़ा पानी पी लें। चलिए देखिए, व्यतिकरण क्या है? कह रहा व्यतिकरण कितने प्रकार का होता है तथा इसकी आवश्यक शर्तें। देखिए 3 नंबर में इतना लंबा क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा व्यतिकरण किसे कहते हैं, इसकी आवश्यक शर्तें, या फिर कहेगा व्यतिकरण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता, इतना। ठीक है, याद रखना। तो भैया हम यहां पर व्यतिकरण क्या है, इसकी शर्तें और इसके प्रकार सब कुछ देखें, परेशान नहीं हो। देखिए व्यतिकरण होता क्या है कि जब 2 या 2 से अधिक समान आवृत्ति की तरंगे एक ही दिशा में एक साथ चलते हुए अध्यारोपित हों। जैसे बच्चों मान लेते हैं इस डायरेक्शन में एक तरंग ये चल रही है, क्यों ऐसे? इसी दिशा में एक तरंग भैया और ऐसे चलना स्टार्ट कर दे, तो भैया यह भैया आगे चलते हुए ये अध्यारोपित हो रही कि नहीं, मिल रही है कि नहीं? तो ये जो घटना होती है, इस घटना को ही कहते हैं व्यतिकरण। क्या कहते हैं? व्यतिकरण। तो अब तो समझ में आ गया ना परिभाषा, कि जब 2 या 2 से अधिक समान आवृत्ति की तरंगे एक ही दिशा में संचरित होते हुए यानी चलते हुए अध्यारोपित होती हैं, तो इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। अब व्यतिकरण बच्चों 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना प्रकार में। एकदम सरल परिभाषा में हम बताएंगे, टेंशन तो लेना ही नहीं है। पहला है समपोषी व्यतिकरण। समपोषी व्यतिकरण किसे कहते हैं? देखिए समपोषी व्यतिकरण क्या होता है कि जब 2 या 2 से अधिक समान आवृत्ति की तरंगे इस तरह से आगे चलें या इस तरह से या आगे की तरफ बढ़ें कि उनमें श्रृंग श्रृंग से मिल जाए और गर्त गर्त से मिल जाए। ठीक, हमने क्या बताया कि जब 2 या 2 से अधिक समान आवृत्ति की तरंगों में व्यतिकरण इस प्रकार हो, या फिर कह लें इस प्रकार से वे अध्यारोपित हों कि श्रृंग श्रृंग से और गर्त गर्त से मिले, तो उसे समपोषी व्यतिकरण कहते हैं।
मतलब क्या है समझना है भैया। अब इसको हम थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। जैसे इस दिशा में तरंगे चल रही हैं, यहां से एक तरंग ये इस तरह से आगे बढ़ रही है, ठीक है। एक तरंग आगे की तरफ इससे निकल रही है, इसी के साथ में एक और तरंग भाई यहां से ऐसे निकल रही है, ऐसे। इसी में हमने एक और तरंग ले लिया भैया, एक और तरंग ऐड कर लिया, ऐसे। तो अगर आप इसमें देखें तो भाई तीन तरंगे हैं, है ना, ये आगे की तरफ इस तरफ बढ़ रही हैं, तो तीन तरंगे हैं। अगर आप नोटिस करो तो भैया देखिए, ये जो ऊपर उठा हुआ है इसको श्रृंग बोलते हैं, नीचे दबे हुए हिस्से को गर्त कहते हैं। तो इसमें तीन तरंगों का हमने प्रयोग किया है, तो जिनमें श्रृंग श्रृंग से ही मिल रहा है सबका, और गर्त गर्त से ही मिल रहा है। यहां पर भी श्रृंग श्रृंग से मिल रहा है, गर्त गर्त से। या यूं कह लें कि ऐसे केसेस में तरंगों की जो परिणामी तीव्रता है वो अधिकतम हो जाती है। तो उस भाई उसे क्या कहते हैं, उस व्यतिकरण को संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल सा परिभाषा है, समझ में आया बच्चों। हमने क्या बताया कि यदि हमने बताया दो या दो से अधिक तरंगे समान आवृत्ति वाली जब इस प्रकार से व्यतिकरण की घटना करें कि उनमें श्रृंग श्रृंग से और गर्त गर्त से मिल जाए, तो इस व्यतिकरण को समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, कोई टेंशन वाली बात है नहीं इसमें। हो गया बच्चों। चलिए अब हम देखते हैं भैया विनाशी व्यतिकरण को। संपोषी व्यतिकरण तो हो गया भैया, अब देखते हैं बच्चों विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण क्या होता है, चलिए बड़े ही सिंपल तरीके से इसको भी अपन समझते हैं। देखिए संपोषी व्यतिकरण में हमने क्या देखा कि ऐसा व्यतिकरण भाई जिसमें श्रृंग श्रृंग से मिल जाए, गर्त गर्त से, तो वो व्यतिकरण क्या संपोषी व्यतिकरण कहलाता है। बट अगर बात कर ले विनाशी व्यतिकरण में बच्चों, तो इसमें क्या होता है, श्रृंग गर्त से मिल जाता है। ठीक, किससे, श्रृंग गर्त से। तो जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगों में व्यतिकरण की घटना इस प्रकार हो कि श्रृंग गर्त से मिले, तो इसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। आई बात समझ में, अब की बार श्रृंग गर्त से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए जैसे समझते हैं भैया, जैसे यहां से हम ले लेते हैं प्रकाश की, मतलब इस तरह से एक तरंग चल रही है, ठीक है, ये आगे की तरफ भाई समय के साथ तेजी से बढ़ रही है। तो अब इसमें क्या होता है कि मान लेते हैं एक तरंग और यहाँ पे हम ले लेते हैं, ये अब की बार भैया इससे ये मिल जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो श्रृंग जो है, ये श्रृंग है, ये गर्त, श्रृंग गर्त से मिल रहा है, ठीक, क्योंकि ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, तो ऊपर वाला ये जो होता है ये श्रृंग होता है, श्रृंग, और नीचे जो होता है भैया गर्त होता है। तो जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगे इस तरह से व्यतिकरण करें कि श्रृंग गर्त से अब की बार मिल जाए, तो ये घटना क्या कहलाएगी, मतलब इस व्यतिकरण को क्या कहेंगे, विनाशी व्यतिकरण कहेंगे। ऐसे केसेस में तीव्रता अधिकतम यानी मतलब सॉरी न्यूनतम हो जाती है। ठीक, अब यहां से देखेंगे व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केवल कभी कभार बच्चों आपके 2 नंबर में आपका केवल यही पूछ लेता है कि व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें लिखिए। चलिए देखते हैं कि व्यतिकरण की घटना कब हो सकती है, इसके लिए क्या शर्त होनी चाहिए। पहली चीज, प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए। कला संबद्ध का मतलब यह है भैया उनके बीच कलांतर नियत होना चाहिए, ठीक, कांस्टेंट होना चाहिए। कलांतर क्या है, नियत होना चाहिए। दूसरा, दोनों तरंगों की आवृत्तियां अथवा तरंगदैर्घ्य क्या होने चाहिए भैया, बराबर होने चाहिए।
तब व्यतिकरण की घटना होगी। सिंपल है बच्चों, ये कोई बड़ी डिफिकल्ट चीज थोड़ी ना है। तीसरा है बच्चों कि दोनों तरंगों के आयाम या तो बराबर हों या फिर लगभग बराबर होने चाहिए। ठीक है, अगर बराबर भी नहीं है तो लगभग मतलब बराबर होने चाहिए। ठीक, समझ में आ गया। नेक्स्ट है कि दोनों तरंगों के बीच की जो भैया दूरी है, मतलब सॉरी, दोनों स्रोतों के बीच की दूरी बहुत कम होनी चाहिए। यानी दो प्रकाश स्रोत से अगर तरंगे निकल रही है तो उनके बीच की दूरी कम होनी चाहिए। अगला है दोनों प्रकाश स्रोत अत्यंत संकीर्ण होने चाहिए, यानी प्रकाश स्रोत जो छिद्र है अत्यंत पतला होना चाहिए, संकीर्ण होना चाहिए, तब जाकर के व्यतिकरण की घटना होती है। तो ये सब हो जाएंगी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया, चलिए आगे चलते हैं बबुआ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों आपके एग्जाम के नजरिए से, कि प्रकाश का, भाई आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, यह प्रकाश वैद्युत प्रभाव के आधार पर कहेगा आइंस्टीन का समीकरण। ठीक, तो आइंस्टीन के समीकरण की स्थापना करना है। देखिए आइंस्टीन का जो समीकरण है वो क्या है, बट उससे पहले थोड़ा क्वांटम का सिद्धांत क्या कहता है इस समीकरण के बारे में वो समझते हैं। तो क्वांटम के अनुसार प्रकाश विकिरण ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या फिर पैकेटों के रूप में चलता है, जिन्हें फोटान या क्वांटा कहते हैं। जैसे भाई, जैसे क्या है कि हमने बच्चों एक ये धातु की सतह ले लिया, ये मतलब कोई धातु है, धातु का कोई टुकड़ा है, ठीक है। तो इस पर क्या है, कोई निश्चित आवृत्ति का प्रकाश इस पर डाला जा रहा है, इस तरह से, इस तरह से, और उसके बाद ये क्या है, इससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन शुरू हो जा रहा है। और जो भी भाई इस पर डाला गया प्रकाश, उसकी ऊर्जा ई बराबर क्या है, एच न्यू है। यही फोटान की ऊर्जा होती है। तो वही चीज कह रहा है कि क्वांटम के सिद्धांत के अनुसार प्रकाश विकिरण जो है, भाई ये विकिरण चल रहा है, किसी धातु की सतह पर टकराएगा और धातु फिर उससे गर्म हो जाएगा, धातु की सतह, और इससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन शुरू हो जाता है। इसे कहते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। भैया ये 2023 में बच्चों 3 से 4 सेट में पूछ लिया गया था। ठीक है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव किसे कहते हैं? तो हमने बताया ना कि जब किसी भाई धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति से भी अधिक आवृत्ति का प्रकाश डाला जाए तो धातु गर्म हो जाएगा और इससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन शुरू हो जाता है। यह घटना ही प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाती है। तो इसमें क्या है, एक प्रकाश विकिरण ये आ रहा है, ठीक, जो आपको दिख रहा है, जिसकी ऊर्जा E बराबर एच न्यू है। यही E क्या है, फोटान की ऊर्जा है। ठीक, तो ये ऊर्जा क्या है, E बराबर एच न्यू हमने बता दिया, ये ऊर्जा है, जिन्हें क्या कहते हैं भाई, ये जो विकिरण चलता है इसी को फोटान या क्वांटा कहते हैं। अब आगे भाई ये बताया आइंस्टीन ने कि जब फोटान किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित होता है तो उसकी ऊर्जा जो है दो रूपों में खर्च हो जाती है। कितने रूपों में? दो रूपों में खर्च हो जाती है। ठीक है, चलिए अब बताते हैं भैया दो रूपों में। सबसे पहले बच्चों, सबसे पहले कुछ ऊर्जा कार्यफलन के रूप में खर्च होती है, कार्यफलन के रूप में खर्च होती है। ठीक है, अर्थात भैया देखिए कार्यफलन का फार्मूला क्या होता है बच्चों, अर्थात हम यूं कह लें कि जो भाई ऊर्जा हो जाएगी वो W नॉट बराबर क्या होता है, एच न्यू नॉट। तो भैया कुछ ऊर्जा कार्यफलन, कुछ ऊर्जा कार्य करने में खर्च हो जाएगी। अब दूसरा जो है, दूसरा लिखेंगे कि शेष ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करने में खर्च होती है। इलेक्ट्रॉनों को, यानी यहां से उत्सर्जित होकर बाहर निकलने के लिए शेष ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करने में
गति प्रदान करने में खर्च होती है। तो यहां पे भैया वो अधिकतम गतिज ऊर्जा देने में तो के मैक्सिमम लिखेंगे, के मैक्सिमम बराबर 1/2 मतलब हाफ क्या हो जाएगा m, अब v क्या हो जाएगा अधिकतम हो जाएगा x। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2। अब भैया हम कुल ऊर्जा निकाल लेंगे। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं, इसका कोई काम है नहीं अब। ठीक, तो भैया ये तो हमने बता दिया कि अब भैया कुल ऊर्जा, अगर हम कुल ऊर्जा निकाल लेते हैं बच्चों, तो कुल ऊर्जा बराबर, कुल ऊर्जा भाई क्या निकल कर आएगा, ध्यान से समझिए, E बराबर कुल ऊर्जा यानी फोटान की जो ऊर्जा है E बराबर ये W0 प्लस के मैक्सिमम। ठीक है, ये हो जाएगा, है ना। या फिर हम के मैक्सिमम बराबर अगर हम लिख लें बच्चों, के मैक्सिमम बराबर, तो ये क्या हो जाएगा, तो भाई देखिए के मैक्सिमम बराबर ई रहेगा आपका, ये आ जाएगा माइनस का W0। के मैक्सिमम बराबर भी हमने देखा हाफ mv, ये मैक्सिमम रहेगा अधिकतम, स्क्वायर बराबर ई बराबर एच न्यू माइनस ये एच न्यू नॉट हो जाएगा। ठीक है, या फिर यूं कह दे 1/2 mv मैक्सिमम ये स्क्वायर में बराबर, तो भैया यहां पर कॉमन h हो जाएगा और यहां पर न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक, यही क्या हो जाएगा भैया, यही हो जाएगा आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। क्या हो जाएगा बच्चों, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। तो बड़ा प्यारा सा और सिंपल सा टॉपिक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए भैया, क्योंकि सिंपल है। जहां पे h प्लांक नियतांक है, v मैक्सिमम अधिकतम वेग है, m क्या है द्रव्यमान है, उसके बाद v न्यू अकेले क्या है फोटान की आवृत्ति, और न्यू नॉट क्या है देहली आवृत्ति। ठीक है, ध्यान देना, न्यू नॉट देहली आवृत्ति, न्यू अकेले फोटान की आवृत्ति, ई क्या है फोटान की ऊर्जा। ठीक, तो ये सारी चीजें भी आप याद रखना। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, अब देखिए ये सारे क्वेश्चन आपके जो लास्ट में हैं ये सारे के सारे थ्योरी बेस्ड हैं और बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले हैं। तो भैया हम इनको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, 100% श्योर है, और इस बात की गारंटी हम लेते हैं भैया इन सारे चैप्टर से ये क्वेश्चन हर हाल में पूछे ही जाने हैं। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन का सिद्धांत आपको बताना है पूरा डिटेल्स में। तो रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग, भाई इसका वर्णन करना है। देखिए चलिए समझते हैं रदरफोर्ड ने किया क्या। सर्वप्रथम भाई परमाणु की संरचना को समझने के लिए एक स्वर्ण पन्नी लिया, स्वर्ण झिल्ली। ठीक है, एक गोल्डन की मतलब एक यूं कह लें गोल्ड की एक झिल्ली लिया। ठीक है, और उस पे अल्फा कणों की बौछार कर दिया, जिसके आधार पर उन्होंने परमाणु की संरचना के बारे में कुछ बातें मतलब उनको पता चली। ठीक, तो यहां पर वही चीज लिखेंगे कि परमाणु की संरचना को समझने के लिए रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने एक स्वर्ण पन्नी पर अल्फा कणों की बमबारी किया, जिसके आधार पर इन्होंने निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला। चलिए समझते हैं। जैसे भाई क्या है, अब स्वर्ण पन्नी है गोल्डन, भाई वो भी एक धातु ही है, तो यूं समझे भाई कोई भी धातु है परमाणु रहेगा उसमें। तो जैसे ये चीज थोड़ा इसको थोड़ा छोटा बनाते हैं, जैसे भाई थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा, हाँ अब बन गया। ठीक है, अब जैसे यहां पर नाभिक है जिसमें प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन है। तो इन्होंने किया क्या, ध्यान से समझिएगा बच्चों, इन्होंने किया क्या। पहला पॉइंट हमने कहा ना कि इन्होंने भाई ये कोई जैसे मैंने बताया परमाणु है, ठीक,
तो परमाणु पर अल्फा कणों की बमबारी किया, जिससे निष्कर्ष निकला अधिकांश अल्फा कण बिना विचलित हुए स्वर्ण पन्नी को भेद कर निकल जाते हैं, जिससे यह निष्कर्ष निकला कि परमाणु के अंदर अधिकांश भाग खोखला है। तो मतलब बच्चों कुछ अल्फा कण होते हैं भैया पन्नी को ऐसे भेदते हुए मतलब सीधे सीधे क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। ठीक है, पता चल गया। तो मतलब ये बताया गया पहला पॉइंट ये है क्या, तो ये है अल्फा कण। ठीक है, ये आपका एक परमाणु है। तो पहला पॉइंट तो इनको पता चल गया। दूसरा चीज इन्होंने ये बताया कि कुछ अल्फा कण अपने पथ से थोड़ा विचलित होते हुए गुजरते हैं, जिसे यह पता चला कि परमाणु का धनात्मक आवेश बहुत कम स्थान लेता है। मतलब भैया कुछ अल्फा कण जब इसके पास से लाए तो भैया कुछ तो थोड़ा ऐसे विचलित होते हैं, ठीक है, और थोड़ा नजदीक लाएंगे तो कुछ तो थोड़ा और विचलित होते हैं, इस तरह से। ठीक, तो यहां पर ध्यान से समझिएगा। तो ये चीज ऐसे हमने बताया ना, तो ये चीज तो इससे पता चल गया कि भैया कि परमाणु का जो धनावेश क्षेत्र है, धनात्मक जो आवेश है वो कम स्थान लेता है, और कुछ अल्फा कण बहुत बड़े कोण के साथ विचलित होते हैं, जिससे यह पता चला कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान और धनावेश परमाणु के अंदर एक छोटे भाग में ही केंद्रित होता है। मतलब कुछ अल्फा कण इतने ज्यादा मतलब ऐसे मुड़ आए, ठीक है, इस तरह से, या यूं कह ले कि ऐसे गए लौट आए। तो इससे यह पता चल गया भैया कि जो परमाणु का ये जो भाग है, सघन वाला भाग है, ये अत्यंत क्या है, पावरफुल है, जिसको अगर हम बात कर ले तो इसी को बोलते हैं नाभिक। क्या कहते हैं, नाभिक। ठीक, तो ये रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन का सिद्धांत होता है या प्रयोग है। ठीक है, हमने बताया ना कि भाई कुछ अल्फा कण पन्नी को भेद कर सीधे निकल गए, जिससे यह पता चला कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली यानी खोखला होता है। ठीक, और यही वाला भी उसके बाद भाई कुछ थोड़े कोण पर विचलित होते हैं, जिससे पता चल गया कि भैया परमाणु का धनात्मक आवेश बहुत कम स्थान लेता है। लेकिन कुछ अल्फा कण बहुत बड़े कोण के साथ विचलित होते हैं, जिससे ये पता चला कि भाई परमाणु के भीतर कोई ऐसा स्थान है जो अत्यंत पावरफुल है, सघन है, दृढ़ है, और अत्यंत क्या भाई परमाणु का सारा द्रव्यमान इसी में निहित होता है। ठीक, ये भाई हो जाएगा रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन का सिद्धांत। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है, बड़ा मजेदार सा टॉपिक है, बस आपको ये फिगर समझना है बच्चों, और कुछ भी नहीं। ठीक, तो ये एरो भी इनको थोड़ा दर्शा देना तरह से, ठीक है। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना, चलिए आगे चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। अब भाई रदरफोर्ड ने भी बताया, सब कुछ तो बता दिया, ठीक, लेकिन रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कमियां भी रह गई थी। अब उन कमियों को हम देखना है। तो सबसे पहले रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल देखेंगे और इसकी कमियों का उल्लेख करेंगे। ठीक, तो रदरफोर्ड का वो तो अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग था, तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार होता क्या है, तो रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है इसके अनुसार प्रत्येक परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा समस्त धनावेश परमाणु के केंद्र में एक छोटे भाग में निहित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। पहला पॉइंट, ठीक है। तो भैया क्या बताया गया, पहला पॉइंट ये बताया गया कि कोई भी परमाणु है, जैसे हमने बताया ना कि ये कोई परमाणु हमने बना लिया, ठीक, और परमाणु का एक भाई ये भाग है जिसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन चारों ओर होते हैं। तो भाई पहला पॉइंट मतलब समझ में आ गया। इन्होंने क्या बताया कि प्रत्येक परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा धनावेश परमाणु के केंद्र में छोटे भाग में निहित होता है, ठीक, और जिसे क्या कहते हैं, जिसे नाभिक कहते हैं। तो भैया ये वाला भाग नाभिक कहलाएगा, ठीक। अब दूसरा पॉइंट इन्होंने ये बताया कि नाभिक के चारों ओर मुक्त इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं,
इन इलेक्ट्रॉनों का कुल ऋणावेश जो होता है नाभिक के धनावेश के बराबर। इन्होंने बताया कि भैया नाभिक के चारों ओर भाई जो कक्षाएं हैं इनमें भी इलेक्ट्रॉन क्या हैं, घूमते रहते हैं। तो इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन ऐसे इनमें चक्कर काटते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, ये बता। ठीक, तीसरा पॉइंट कि यह इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, जिसके लिए आवश्यक अभिकेंद्र जो बल होता है वो इलेक्ट्रॉनों तथा नाभिक के बीच वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। मतलब इन्होंने बताया कि ये जो नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, इनको आवश्यक जो अभिकेंद्रीय बल मिलता है वो किसके द्वारा मिलता है, इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच वैद्युत आकर्षण बल से मिलता है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर काटते रहते हैं। तो ये होता है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो बड़ा सिंपल सा परमाणु मॉडल है। अब इनके परमाणु मॉडल में जो कमियां पूछा जाता है ना, वो सबसे ज्यादा पूछा जाता है भैया। इनकी जो कमियां पूछता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। परमाणु मॉडल तो पूछा ही जाता है, लेकिन इनकी कमियों को सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, वैसे भी दुनिया में हर एक इंसान किसी न किसी की भी कमियों को ज्यादा ढूंढता है। किसी के अंदर अच्छाई है तो लोग नहीं जानेंगे, बुराई है तो पूरी दुनिया जानेगी। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना। अब देखते हैं भैया, अब हम देखते हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। अब रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां हैं, ये बताया ना कि मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला है। देखिए रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में निम्नलिखित केवल मतलब 2 कमियां प्रमुख थी इनकी। भाई इनके परमाणु मॉडल में 2 कमियां थी। पहला, परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या में असमर्थता। मतलब देखिए अभी रदरफोर्ड ने क्या बताया कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं और वो अभिकेंद्रीय बल के द्वारा मतलब उनको मतलब आकर्षण बल, वैद्युत आकर्षण बल मिलता रहता है। ठीक है, यानी जो वैद्युत आकर्षण बल है उसी के द्वारा वो लगातार अपना घूमते रहते हैं, ये बताया गया रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में। तो इनके भी मॉडल में पहली कमी ये थी कि परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या में ये पूरी तरह से फेल हो गए। अब देखिए भैया फेल कैसे हो गए कि नाभिक के चारों ओर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन में अभिकेंद्र त्वरण होता है। ये बात 100% सही है। जब आप पानी भर के बाल्टी को घुमाओगे भैया रस्सी से बांधकर, ऐसे ऐसे पानी नहीं गिरता है। क्यों? क्योंकि अभिकेंद्रीय बल लगता है। ठीक है, तो वही चीज है कि नाभिक के चारों ओर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन में अभिकेंद्र त्वरण होता है और विद्युत गतिकी के अनुसार जब कोई इलेक्ट्रॉन गति करता है तो लगातार ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, लगातार ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन की जो निरंतर ऊर्जा है वो कम होती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा। जबकि ऐसा नहीं होता है, अर्थात परमाणु अस्थायी होता है। ठीक भाई, मतलब रदरफोर्ड ने क्या बताया था कि अगर किसी भाई इन्होंने बताया था कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, लेकिन वैद्युत गतिकी का नियम यह कहता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन लगातार घूमता रहेगा, भाई लगातार, जैसे हमने बताया ना ये नाभिक है, इन्होंने बताया कि भाई मतलब ये परमाणु है, इन्होंने बताया कि घूमता रहेगा। जैसे मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो विद्युत गतिकी के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन घूमता है ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, धीरे 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 ऊर्जा कम होती चली जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि भैया इलेक्ट्रॉन इस नाभिक में गिर जाएगा। जबकि ऐसा तो होता ही नहीं है, परमाणु अस्थायी होता है। तो भैया इनका नियम तो फेल हो गया। तो ये परमाणु मॉडल में कमियां पहल मतलब इनकी पहली कमी, इन्होंने भैया ये परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या में क्या किया भैया, असमर्थ रहे, यानी फेल हो गए पूरी तरह। ठीक है, दूसरा बच्चों रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या में असमर्थता। रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है वो रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में भी असमर्थ रहा। मतलब रदरफोर्ड ने कहीं पर भी स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं बताया। ठीक है, जैसे भाई स्पेक्ट्रम में क्या है,
आपका लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रेकेट, फुंड। तो स्पेक्ट्रम की भाई इन्होंने परमाणु के पे जो पट्टियां होती हैं उनकी व्याख्या नहीं किया था, तो ये इसमें भी फेल हो गए। तो ये क्या है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की दो प्रमुख कमियां हैं। ठीक है, समझ में आ गया बबुआ। तो देखिए ये सारे व्याख्या वाले प्रश्न है बच्चों, एक सैद्धांतिक यानी यूं कह लें थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक ना, इसमें डेरिवेशन है ना कुछ है, तो बस समझना है आपको और कुछ नहीं रसगुल्लो। चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया। चलिए आगे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बबुआ, ये भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको बोलेंगे कि समस्थानिक, समभारिक और सम न्यूट्रॉनिक को उदाहरण सहित समझाना है। तीनों टॉपिक एक मिनट, गर्म पानी से ही तो गला साफ है, नहीं तो आवाज भी बैठ जाती। देखिए समस्थानिक सबसे पहले समझेंगे, ठीक है, फिर भी बैटरी डाउन ही हो रही है हमारी खुद की। देखिए समस्थानिक क्या होता है बच्चों, समस्थानिक एक ही परमाणु के ऐसे नाभिक जिनमें प्रोटॉन, मतलब जिनमें यूं कह लें प्रोटॉनों की संख्या बराबर हो, या फिर कह लें कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो, या फिर यूं कह लें कि परमाणु क्रमांक बराबर हो, तो वो कहलाते हैं समस्थानिक। ठीक, तो लिखेंगे परिभाषा, क्योंकि रटने वाली चीजें नहीं है ये सारी चीजें रटनी नहीं, मतलब रट्टा नहीं मारी जा सकती, ठीक है, इनको रटा नहीं जा सकता। तो किसी एक ही तत्व के विभिन्न ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या, या फिर यूं कह ले कि परमाणु क्रमांक क्या हो भैया, समान हो, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो, उन्हें समस्थानिक या समप्रोटॉनिक कहते हैं। समप्रोटॉनिक इसलिए क्योंकि प्रोटॉन की भी संख्या समान होती है। ठीक है, जैसे भैया सबसे भाई इसका फेमस एग्जांपल तो है हाइड्रोजन के समस्थानिक। हाइड्रोजन के समस्थानिक, अब हाइड्रोजन के समस्थानिक में जैसे भाई क्या कर दें, अगर हम बात कर लें 1H1 1H2 1H3, तो भैया भाई इनका नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटीरियम, इसको बोलते हैं ट्राइटियम। ठीक है, तो प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम, ये भाई किसके समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिक। तो अगर देखें तो इनमें प्रोटॉन की संख्या सब में एक है, या यूं कह लें कि परमाणु क्रमांक सबका एक ही, लेकिन परमाणु भार अलग अलग है, तो भैया समस्थानिक हो जाएगा। दूसरा है बच्चों क्या है, समभारिक। अब की भाई नाम से ही जाहिर हो रहा है, समभारिक यानी ऐसे नाभिक जिनमें परमाणु भार समान हो, वो क्या कहलाएंगे, समभारिक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे भैया, समभारिक। ठीक है, तो लिखेंगे ना ऐसे परमाणु जिनमें परमाणु भार समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न, वो समभारिक। जैसे कार्बन भाई, जैसे क्या कहते हैं, कार्बन का एक होता है कार्बन 6 और 14, वैसे तो 12 होता है लेकिन इसका एक परमाणु ये होता है। और इसी तरह नाइट्रोजन 7, नाइट्रोजन तो 7 होता ही है और यहां पे हम 14 लिख दें। तो अगर आप देखें इनमें, अगर देखें भैया, तो यहां पे भाई परमाणु भार 14, परमाणु क्रमांक 6, परमाणु भार 14, परमाणु क्रमांक 7, तो परमाणु क्रमांक तो अलग अलग है लेकिन परमाणु भार समान है, तो ये समभारिक कहलाएगा। इतना याद रखना, ठीक है, इसका एग्जाम्पल बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक, तो याद रखना। चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया, आते हैं अगले टॉपिक पर बच्चों। अब है सम न्यूट्रॉनिक। क्या है, सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है, नाम से ही जाहिर है ना, सम न्यूट्रॉनिक जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान।
ठीक है, तो भैया ऐसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो उन्हें समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। अब एग्जाम्पल समझते हैं बच्चों, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी एग्जाम्पल। जैसे न्यूट्रॉन, भाई हम एक ले लेते हैं सोडियम, 11 होता है, परमाणु भार 23। इसी तरह से मैग्नीशियम का एक ले लेते हैं नाभिक, या मैग्नीशियम 12, परमाणु भार 24। तो अगर देखें तो न्यूट्रॉन की संख्या, तो बच्चों इसमें न्यूट्रॉन कितना होगा? न्यूट्रॉन कब निकलता है? जब परमाणु भार में परमाणु क्रमांक घटाओ। तो भैया 23 में से 11 गए, कितना? 12 न्यूट्रॉन। इसी तरह से जब 24 में से 12 घटाओ तो यहां पर कितना न्यूट्रॉन बच्चों? ये यहां पर कितना न्यूट्रॉन? तो यहां पर भी 12 न्यूट्रॉन। तो अगर देखें तो दोनों में न्यूट्रॉन की जो संख्या है ना आपकी बराबर है, 12-12। तो ये क्या हो जाएगा? दोनों, ये दोनों सम न्यूट्रॉनिक कहलाएंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया, समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया? चलिए भैया अब देखते हैं नाभिकीय संलयन व नाभिकीय, मतलब नाभिकीय विखंडन व नाभिकीय संलयन में अंतर। इस क्वेश्चन के बारे में तो जितना कुछ कहा जाए कम ही है, क्योंकि कोई ऐसा साल नहीं जब ये ना पूछा जाए। अब भाई नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, परिभाषा तो बच्चों हमने न जाने कितनी बार बताया होगा, 1 शॉट में, 2 नंबर वाले क्वेश्चन में, 5 नंबर वाले में लाएंगे तब भी डिटेल्स में समझेंगे। तो यहां पर पहले हम अंतर समझ लेते हैं। देखिए एक तरफ लिख लेते हैं नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन लिखते हैं थोड़ा, नाभिकीय विखंडन। ठीक है, एक तरफ लिख लेते हैं भैया नाभिकीय संलयन। बहुत सारे अंतर हैं बट यहां से हम 2 से 3 लिख दे रहे हैं, बहुत है। ठीक है, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है तो इतना बहुत है। अब देखिए भैया नाभिकीय अगर विखंडन बात कर ले, परिभाषा आप सभी जानते हैं अच्छे से कि जब किसी भाई भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन की बौछार की जाती है तो 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिकों में टूट जाता है। इस घटना को ही नाभिकीय विखंडन कहते हैं। नाभिकीय संलयन क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करें तो नाभिकीय संलयन होता है। ये तो समझ में आ गया। तो भैया अंतर में तो लिखेंगे यह घटना भारी नाभिक में होती है, भारी नाभिक में होती है। ठीक है, नाभिकीय विखंडन। इसमें बात कर ले बच्चों तो यह घटना हल्के नाभिकों में होती है, हल्के नाभिकों में होती है। ठीक है, और नाभिकीय विखंडन की बात कर ले बच्चों तो इसमें मतलब ये इसे नियंत्रित किया जा सकता है, इसे नियंत्रित किया जा सकता है। बट नाभिकीय संलयन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। ठीक भाई, सूर्य की ऊर्जा खत्म कभी थोड़ी ना हो से, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन पर आधारित है, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। तो इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। अब देखिए अगला, जैसे यहां पर देखेंगे तो यह घटना जो नाभिकीय विखंडन होगा भैया, यह घटना साधारण ताप पर होती है, साधारण ताप पर होती है। बाकी बच्चों अगर नाभिकीय मतलब संलयन की बात करें तो यह घटना उच्च ताप पर होती है, उच्च ताप पर होती है। और नाभिकीय एक और देख लेते हैं। देखिए नाभिकीय विखंडन में एक भारी नाभिक 2 हल्के नाभिकों में टूटता है। लिखेंगे भैया इसमें एक भारी नाभिक 2
या 2 से अधिक हल्के नाभिकों में टूटता है, या डायरेक्टली यहीं पर लिख देते हैं, बड़ा नहीं खींचेंगे, 2 हल्के नाभिकों में टूटता है, बस ऐसे हल्के नाभिकों में टूटता है। ठीक है, मतलब यहां पे 2 ही नाभिक को लेकर चलते हैं, और बाकी इसमें लिखेंगे कि भैया इसमें 2 हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं, एक भारी नाभिक बनाते हैं। ठीक है, तो ये 4 अंतर बहुत हैं, वैसे भी और ज्यादा हैं, 7 से 8 हम लिख सकते हैं, बट 4 बहुत हैं भाई। 3 भी आप याद रखते हो तो बहुत है, बट 4 लिख दी। आई बात समझ में? तो ये हो जाएगा बबुआ नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में अंतर। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया? तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अब इसके बाद मतलब आगे भी बच्चों आपके 2 टॉपिक और बचे हैं, पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत और पश्च अभिनत। लेकिन अब भाई हमारी तबीयत नहीं जवाब दे रही है कि हम आगे बता दें, नहीं उसको भी समझ लेते। हाँ, इतना ज़रूर है, अगर देखना है तो आप अर्धचालक और इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ वाला आप 1 शॉर्ट वीडियो देख लेना बच्चों, नहीं तो भाई हम इसके बाद जो वीडियो लाएंगे उसमें करवा देंगे। क्योंकि अब भाई तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब, मतलब हमें खुद लग रहा है, ठीक, मतलब ऐसा फील हो रहा है, पसीना पसीना हो रहा है, तो बस सॉरी उसके लिए कि आगे नहीं बता सकते। बस मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो बच्चों प्यार से लाइक ज़रूर कर देना, ताकि ऐसे टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए।